हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पर्यावरण क्या होता है? हमारे जो आसपास जितनी भी बाहरी शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो क्या मतलब हुआ? जो भी हमें सराउंड्स किए हुए हैं चारों तरफ से, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है किसी ना किसी तरह से, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, वो सब हमारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। तो एनवायरनमेंट में टाइप्स देखते हैं। एनवायरनमेंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं, या इसको फिर से हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। फर्स्ट है इसका अबायोटिक एनवायरनमेंट और सेकंड है बायोटिक एनवायरनमेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड बायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड हमारा आता है मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? जो कि मनुष्यों ने अपने चारों तरफ बनाया हुआ है, कि या फिर जो व्यक्तियों की वजह से हमें जो प्रभावित करता है, उसको हम मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। ये भी 4 तरह का होता है। पहला है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ की जो चीज़ें या जो तत्व, समाज के तत्व जो हमें प्रभावित करते हैं, उनको हम सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के कुछ रहन सहन, उनका खाना पीना, ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, इसको हम सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत लाते हैं। सेकंड है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर क्या है, कल्चर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और संस्कृति में हमारे सभी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी हमें वस्तुएं प्रभावित करती हैं, वो सब हमारी संस्कृति में, जिसमें हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। जाति प्रजातियाँ और भी बहुत सारे तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। इसमें मनुष्य की आदतें, धर्म, भाषाएं, भाषा और किस तरह का वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ में आ रही है, और ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं? कल्चर के अंतर्गत। और थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण। हम जिस देश में रह रहे हैं, उसकी इकोनॉमी भी हमें, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे रहन सहन को प्रभावित करती है। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी तत्व आते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। और फोर्थ है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी रुचि, हमारी आदतें, हमारी मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स वगैरह सभी कुछ इसमें जो हम जो सोचते हैं, वो सब हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए हमारे इसमें क्या आ जाता है? साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं या मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं, वो सब हमारे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो अबायोटिक एनवायरनमेंट और कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? अबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। दीज इंक्लूड सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, सॉयल and naturally occurring events such as storms, fires, volcanic eruptions, etc. तो इसमें क्या है? अबायोटिक में जितने भी अजैविक तत्व आते हैं हमारे पर्यावरण में, उन सबको हम बायोटिक एनवायरनमेंट, अबायोटिक एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स के अंतर्गत लाते हैं। अबायोटिक एनवायरनमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जो इसके भाग होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। और थर्ड है एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो इस तरह से ये वायुमंडल, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, तो इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट है, वो 3 प्रकार का होता है: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल, जलमंडल एंड वायुमंडल। ठीक है, अब हम फर्स्ट लेते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? The lithosphere is the solid outer part of the earth, including the brittle upper portion of the mantle and the crust. जो अर्थ होती है, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है, जिसको कि क्रस्ट कहते हैं, वो उसके अंतर्गत लिथोस्फीयर में आ जाता है। इन दिस पार्ट ऑल
द लिविंग थिंग्स आर फाउंड। ये जो पार्ट होता है अर्थ का, बाहरी जो सतह होती है उसकी, उसी में जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो सब कहाँ पे रहते हैं, इसी पर निवास करते हैं। दिस पार्ट कंप्राइजेज ओनली 30% ऑफ अर्थ। ये जो स्थल मंडल होता है या लिथोस्फीयर होता है, ये अर्थ का 30% होता है। रेस्ट 70% क्या है, वो पूरा वाटर है। उस पूरे को हम हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कह सकते हैं। अब लिथोस्फीयर को समझने के लिए हम अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो अर्थ का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपरी परत क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद क्या आता है, अपर मेंटल, इसके बाद मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये जो अलग अलग सतहें हैं अर्थ की, ये इनका जो स्टेट होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अपर मेंटल भी सॉलिड फॉर्म है, लेकिन मेंटल हल्का सा लिक्विड टाइप में पाया जाता है। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर कैसा है, सॉलिड है। तो ये अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि अर्थ के अंदर हमें ये सब पाए जाते हैं। तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में जो हमारा लिथोस्फीयर है, वो क्रस्ट और अपर मेंटल इन दोनों के मिलने से बनता है। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट में एक्चुअली प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं गति करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग तरह की शेप्स क्रस्ट के ऊपर बनती रहती हैं। अब क्या क्या शेप्स पाई जाती हैं क्रस्ट के ऊपर, वो देख लेते हैं। तो क्रस्ट के ऊपर जो भी शेप्स हमें मिलती हैं अलग अलग तरह की, कहीं हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, कहीं प्लेट्यूज दिखाई देते हैं, कहीं कॉन्टिनेंट्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, सॉइल पाई जाती है और रॉक्स पाई जाती है। तो ये सारी क्या है, ये शेप्स हैं जो कि हमें क्रस्ट के ऊपर दिखाई देती हैं। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स जैसे जो पर्वत होते हैं जो कि काफ़ी हाई रेंज में पाए जाते हैं, जिनकी रेंज काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ऊंचाई होती है, इसमें सभी ने देखे होंगे। तो जो ये माउंटेन्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं। एक तो अगर हम पहले इनको देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये कितनी तरह के होते हैं उसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है फोल्ड माउंटेन्स, जो कि फोल्ड होने से बनते हैं। जब क्रस्ट की 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और एक स्थान पर मिलती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो दब जाता है और वो क्या बन जाती है, एक तह जैसी बन जाती है और ऊंची उठकर वो एक माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हें फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमालय एंड एल्प्स माउंटेन्स। इसी तरह से राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक आती है। तो ये कैसे फोल्ड माउंटेन्स थे। इसके बाद दूसरे होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं कि जब क्रस्ट की 2 प्लेट्स एक दूसरे से गति करने पे होता है, जब क्या होता है 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसकी जो सतह में क्या होता है, एक फ्रैक्चर टाइप का हो जाता है, जिन्हें फॉल्ट्स कहते हैं। इन 2 फॉल्ट्स एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उनके जो किनारों से सटी हुई ज़मीन होती है वो या तो गिरती है या फिर ऊपर को उठ जाती है। तो ऊपर के उठे हुए भाग को हॉर्ट्स कहते हैं और बैठे हुए भाग को क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। ग्रेबन को रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं ये रिफ्ट वैली से होकर ही बहती हैं। इस तरह से जो माउंटेन है उसका एग्जाम्पल है वॉस्गेस माउंटेन, जो कि यूरोप में है। और इसका जो 3rd पार्ट है वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पहाड़। ज्वालामुखी क्या होता है, जब किसी जगह पे कोई वैल्केनो फटता है या ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, जो कि ठंडा होकर क्या बन जाता है, एक शीट टाइप की बन जाती है। और जो शीट्स बनती हैं वो एक दूसरे के ऊपर उसमें जमती चली जाती हैं और एक डोम के आकार की शेप बन जाती है, जिसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के माउंटेन्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, प्लेट्यूज़ की। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, प्लेट्यूज़ थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, इनको पठार कहते हैं और इन्हें टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है लेकिन पॉइंटेड ना होके कैसा होता है, ये ऊपर से चौड़े होते हैं और इनका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है, जिसके कारण इसमें किसी भी तरह की कोई पीक्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्लेट्यूज़ बोलते हैं।
इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें डेक्कन प्लेट्यूज़ जो वर्ल्ड के सबसे पुराने प्लेट्यूज़ में से एक है, जो कि दक्षिण का पठार जिसको हम बोलते हैं, वो दक्षिण में भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अगला है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे क्रस्ट के बहुत ही बड़े बड़े भाग जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जैसे आइलैंड्स होते हैं वो छोटा भाग होता है जल से घिरा हुआ, कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा भाग होता है जो कि जल से घिरा होता है। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 जिनको महाद्वीप भी बोला जाता है। महाद्वीप हम पूरे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होते हैं? ये क्रस्ट के जो भाग होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड या रेत पाई जाती है, इनको मरुस्थल या रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो पानी बहुत कम मिलता है यहाँ पे, और आबादी भी बहुत कम होती है, पॉपुलेशन, और प्लांट्स भी यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट्स, और इंडिया में हमारे यहाँ पाया जाता है थार डेजर्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? ये जो भूपटल या क्रस्ट होता है उसका सबसे चपटा और नीचे तल वाला भाग होता है, जिसको हम प्लेन्स कहते हैं। ये समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊपर होते हैं, और ये नदियों द्वारा जो मिट्टी या जो सैंड, सिल्ट, प्लांट्स या एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं वो नदियों द्वारा लाए जाते हैं। उन प्लेन्स इन्हीं सब से बनते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और पानी भी यहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। इसलिए यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है, और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं इजिप्ट का नाइल बेसिन, नील नदी के किनारे जो पाया जाता है। भारत का इंडो गंगेटिक बेसिन, जो गंगा नदी के किनारे पाया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, यहाँ पॉपुलेशन और जो वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स में तरह तरह की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल। तो जो सॉइल होती है, जो मेनली हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होती है? इसके पार्ट्स बहुत ही फाइन होते हैं, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें जो एयर और वाटर बहुत ही ईजिली एंटर नहीं कर पाता है। इनमें ये पानी को बहुत टाइम तक रोक के रखती है। सेकंड है हमारी बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल, इसको बलुई मिट्टी कहते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं साइज़ में बड़े होते हैं, और इंटर पार्टिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। इनमें एयर, लाइट बहुत ही आसानी से इसमें एंटर करता है या समा जाता है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में पाई जाती है। सेकंड है हमारी लोमी सॉइल्स, जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। इसके पार्टिकल्स मीडियम होते हैं, ना तो बहुत फाइन होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, और इसमें जो इंटर पर्टिकुलर स्पेस है वो भी ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। बस लेकिन इतना होता है कि इसमें एयर और लाइट बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें प्लांटेशन या जो क्रॉप्स वगैरह हैं बहुत अच्छे से उगाई जा सकती हैं, फार्मिंग की जा सकती है इसमें। इस तरह की मिट्टी गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो नदियों के मैदान या जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रॉक्स की। रॉक्स भी 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले जो आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उससे कमज़ोर होके और इस तरह से एक स्थान पे इनके जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और ये परत दर पर जमा होते रहते हैं। इनके ऊपर प्रेशर होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इसके बाद में ये क्या होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती हैं। मतलब सेडिमेंटेशन होता है एक तरह से कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट होते हैं एक जगह पे, सेडिमेंटेशन होता है, और उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद ये क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनकी परतों में फॉसिल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आदि भी इनमें मिलती है। सेकंड है हमारी आग्नेय शैल, जिनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स।
इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, और जो मैग्मा होता है, जो ठंडा होके जो सॉलिड बन जाता है, उनसे होता है। तो ये कैसी होती है, प्राइमरी रॉक्स होती हैं और मैग्मा से बनती हैं। इनमें परत नहीं होती है, और इनमें इनकी जो एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, बासाल्ट, ये सब क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। इनमें जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकल, क्रोमियम, ये सब जो मिनरल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। थर्ड है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको रूपांतरित शैल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हीट और प्रेशर से जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और वो दूसरे प्रकार की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या रूपांतरित हो जाती हैं। इन्हीं को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्लेट, लाइमस्टोन, संगमरमर, ग्रेफाइट, ये सारी क्या है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिथोस्फीयर था उसमें तरह तरह की शेप्स और पाई जाती थी। सॉयल और रॉक्स के बारे में देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल क्या होता है, जहाँ पे जैसे लिथोस्फीयर में कहा था स्थल मंडल, जो स्थल पार्ट होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जहाँ पे जल पाया जाता है या वाटर पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो कि बर्फ़ के जल और इसमें बर्फ़ का भी पार्ट आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ भी जल से ही बनती है। और इसके जो क्रस्ट के ऊपर जितना भी जलीय भाग होता है उसी को हम जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ओशंस आते हैं, सी, रिवर्स, लेक्स, फॉल्स और अंडरग्राउंड वाटर्स, ये सब इसमें आ जाता है। और ये पूरे क्रस्ट पे जो 70% पार्ट होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। इस तरह से जो इसमें सबसे पहले देखते हैं ओशंस। ओशंस क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, और जो टोटल वाटर है उसका 97% जो वाटर होता है वो ओशंस के रूप में ही मिलता है। इसमें जो सबसे बड़ा ओशन है वो होता है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओशन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इसके बाद आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, ये सब हमारे ओशंस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी। सी थोड़ा ओशन से छोटा पार्ट होता है, और इसमें जो आते हैं वो है आपका कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, ये सब हमारे सी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स, लेक्स एंड फॉल्स, नदियाँ, झीलें और प्रपात, जिसको झरने भी बोलते हैं, ये भी हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और इसमें नदियों के बारे में काफ़ी जानते हैं। हमारे जो उसमें इंडिया में है गंगा नदी है, जो कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी है, और विश्व में ये 31st नदी है, जो कि अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग इसको देखें तो इसका 31वां स्थान है। इसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, अमेज़न ये साउथ अमेरिका में है, इसके बाद नाइल अफ्रीका में, मिसिसिपी अमेरिका में, यांगत्से चीन में, ओबी रूस में, ये 5 बड़ी नदियां हैं जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है अंडरग्राउंड वाटर, जो कि जो भूपटल है उसकी सतह के नीचे जो पानी होता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इसमें कुओं का पानी आ जाता है, और जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं हैंडपम्प होते हैं, इनका सबका पानी अंडरग्राउंड वाटर में आ जाता है। और ये जो पानी, बारिश का पानी जो नीचे आता है वो जब अर्थ के ऊपर गिरता है तो धीरे धीरे रिस कर ये पानी क्या होता है, नीचे अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जाके अंडरग्राउंड सोर्सेज में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आज हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया। अगला हमारा जो पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, जिसको हम अपने अगले पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।